हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ द्विवेदी और आज से हम लोग थर्ड ईयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। MGKVP यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे थर्ड ईयर के पूरी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि थर्ड ईयर में कितने पेपर्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने 3 पेपर पढ़ रखे होंगे, सेकेंड ईयर में आपने 3 पेपर पढ़ रखे होंगे और थर्ड ईयर में हमें 4 पेपर पढ़ने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं। तो BSc थर्ड ईयर, चार पेपर यहाँ पे पढ़ने होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 आपका रहेगा पेपर 1, दैट इज रियल एनालिसिस, दैट इज रियल एनालिसिस। पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। पेपर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड पेपर 4 इससे पहले कि मैं आप लोगों को पेपर 4 बताऊं, हमें ये जान लेना होगा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये आपकी कंपलसरी है, मतलब सभी को ये तीनों पेपर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। पेपर 4 क्या है आपका? ऑप्शनल है। पेपर 4 में आप यूनिवर्सिटीज़ ने 5-6 पेपर दे रखे हैं, आप उसमें से जो चाहो वो पढ़ सकते हो। तो जो हम लोग कवर करेंगे बेसिकली 2 सबसे ज़्यादा फेमस जो है पेपर्स हैं जिन्हें पढ़ाए जाते हैं अक्सर हर कॉलेजेस में या कोचिंग्स में, वो हैं आपके। सबसे पहला तो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, या तो ये पढ़ाया जाता है या तो आपको पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। या तो आपको ये पढ़ाया जाता है या तो ये पढ़ाया जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये तीनों पेपर आपके क्या है? ये तीनों पेपर आपके कंपलसरी है, कंपलसरी। और ये दोनों पेपर आपके ऑप्शनल है। या तो आप ये पढ़ो या तो आप ये पढ़ो, यह आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में आपने देख ही रहे होंगे कि 65, पेपर 1 65 मार्क्स का, पेपर 2 65 मार्क्स का एंड पेपर 3 70 मार्क्स का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं आपके, क्योंकि आपका थर्ड ईयर में सिर्फ 2 पेपर बचते हैं। आप फिजिक्स लेते हो, मैथ लेते हो, तो फिजिक्स मैथ्स रहेगा या कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो हर एक पेपर 300 के, हर एक सब्जेक्ट 300 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स में 4 पेपर हैं, ईच वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 75 मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स की अगर आप बात करोगे तो 75, पेपर 1 will be of 75, पेपर 2 will be of 75, पेपर 3 will be of 75, पेपर 4 will be of 75 मार्क्स, ठीक है। एंड ग्रैंड टोटल विल बी 300 मार्क्स। तो आपका जो टोटल नंबर होंगे वो 300 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अब तक आप लोग 3 पेपर पढ़ते आए हो, थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे पूरे साल। इस सेशन में हम लोग किस सीक्वेंस में थर्ड ईयर के सिलेबस को पूरा करेंगे। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा
सीक्वेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग पेपर थर्ड करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, एंड देन हम लोग करेंगे पेपर 2 यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड फिर हम लोग करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग रियल एनालिसिस एकदम लास्ट में ही टच करेंगे, हम लोग कुछ पोर्शंस रियल एनालिसिस के बीच बीच में कवर कर लिया करेंगे। से फॉर एग्जांपल रीमान इंटीग्रल अगर हमें कवर करना होगा रियल एनालिसिस में तो हम इन बिटवीन ही कवर करेंगे, और अगर हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करना हुआ वो हम इन बिटवीन करेंगे। मतलब कि इन बिटवीन थोड़ा सा डिस्कशन होगा, पर मेन कोर्स में मतलब मेन ड्यूरेशन में ये आपका आ पाएगा लास्ट में, यानी कि दिसंबर के बाद हम लोग इसे कवर करते हैं। ठीक है, दिसंबर तक हम लोग इसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीक्वेंस। अब कुछ बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए, इससे पहले हम लोग सिलेबस में एंटर करें। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पेपर थर्ड यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग इससे पहले कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस को देखें कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या दे रखा है, पूरे साल हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, थर्ड ईयर में मेनली अगर आप देखो तो 3 एनालिसिस है। फर्स्ट रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि इसका नाम क्या है, अगर आप देखो ध्यान से तो इसका नाम ही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, यानी कि इसमें पूरी तरह न्यूमेरिकल अप्रोच रखना है, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों का अप्रोच लेकर चलना होता है। ठीक है, रियल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल पेपर है। अगर आपका कुछ चीज़ें अगर हटा दी जाए, से फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि रीमान इंटीग्रल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह जिसमें कन्वर्जेंस चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन कन्वर्जेंट है, कोई भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच लेते हैं जिसमें बहुत सारे टेस्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट को देखते थे, एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच है। बाकी इसके अलावा पूरा का पूरा जो रियल एनालिसिस का पेपर है वो पूरी तरह थ्योरेटिकल पेपर है। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस क्या होता है आसान से इजी टू डिफिकल्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगर हम लोग डिफिकल्ट पेपर पहले ही ले लेते हैं, डिफिकल्ट है नहीं, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट का मतलब ये हो गया कि रियल एनालिसिस आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये बात मेरा कहने का नहीं है, ये मतलब नहीं है मेरा कहने का। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट इस थर्ड ईयर के कोर्स को पूरा करना है कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, और हमारा इंटरेस्ट लेवल जो है, अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे से फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 महीने में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को कवर करते हैं, तो उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आएंगे। एक ये पेपर आपको लगाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक बात और बता दूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल पे हमें काफ़ी ध्यान रखना है। इस पेपर में हमें प्रिसिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इस पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा। आपको प्रिसिशन बहुत अच्छा ज़्यादा चाहिए। अभी हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, तो इस पर विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, पेपर थर्ड यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस। पेपर
पेपर थर्ड, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस वही तरीका जैसे हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में का सिलेबस देखेंगे कि MGKVP में क्या क्या दे रखा है, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। यूनिट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर एक पेपर में, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हर एक पेपर 75 मार्क्स के हुआ, हर एक पेपर में 4 यूनिट हुआ करते थे, उसी तरीके से इसमें भी हर एक पेपर में 4 यूनिट हुआ करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बीच में भूल गया कि बुक कौन सी रेफर करनी है। तो आप चारों पेपर के लिए वैसे तो बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार कहता हूँ कि हम नोट्स में ही कराएंगे। जितने क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कराएंगे वही क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए, चूंकि मैथ्स है इसलिए प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप कृष्णा की बुक ले सकते हो। ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हम लोग बुक कृष्णा की नहीं रेफर करने वाले हैं। ठीक है। पर अगर आपके पास है कृष्णा सीरीज की, आपके पास बुक है, तो आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने वो बुक नहीं ले रखी है, यानी कृष्णा सीरीज की बुक अगर आपने नहीं ले रखी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग आरपी पब्लिकेशन की बुक लो। ठीक है। अब आरपी पब्लिकेशन की बुक क्यों, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक क्या खराब है? नहीं, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक खराब नहीं है। आरपी पब्लिकेशन की बुक में बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग के मामले में थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिलेगा आपको लिखा हुआ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, पर यहाँ पे इजी वे में लिखा गया है। ये बुक जो है इजी वे में लिखी गई है। रैदर अगर आप कृष्णा सीरीज की बुक पढ़ते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो वो बुक आपको लिटिल बिट डिफिकल्ट लग सकती है। ठीक है। तो हमें कौन सा बुक रिकमेंड करना है या पढ़ना है? आरपी पब्लिकेशन की बुक। ठीक है। तो चलिए आइए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस, न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि सिलेबस में हम लोगों को 4 यूनिट कवर करने हैं, और 4 यूनिट में क्या क्या कवर करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की जब नोटबुक बनाओगे, फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास में या आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है या वर्चुअल क्लास में हम लोग करेंगे क्या, सेम आप ये समझ लीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो या मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और मैं जैसे जैसे डिक्टेट करता हूँ, जो भी चीज़ें मैं डिक्टेट करता हूँ, आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखते जाना। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में लिख लेंगे या वगैरह वगैरह। जैसे जैसे मैं एज इट इज़ डिक्टेट करता चलता हूँ, मैं डिक्टेट भी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा भी। ठीक है। तो आप डिक्टेट कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखिए। अगर आपको कोई बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में करते थे। ठीक है। इसीलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 4 यूनिट होंगे। तो चलिए यूनिट फर्स्ट, तो इससे पहले हम सिलेबस लिखे हैं, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ऑपरेटर्स। अब सवाल ये आता है कि ऑपरेटर्स है क्या? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑपरेटर के बारे में, मैं भी ये ना जानते हो कि ये एक ऑपरेटर है, इसे ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन आप उस ऑपरेटर से फैमिलियर हो अच्छे से, और वो है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का एक और तरीका होता है डी। ठीक है।
तो ये ध्यान आ गया, ये पता चल गया आप लोगों को कि आप लोगों ने ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब ऑपरेटर में आपने क्या पढ़ा है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की खास बात क्या होती है? ऑपरेटर के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ऑपरेटर को अगर सिंपली डिफाइन करना चाहे तो ऑपरेटर एक सर्टेन रूल है। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सर्टेन रूल है या एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है? एक फिक्स डेफिनेशन होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर आपने डी बाई डी एक्स को ऑपरेट कराया किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। डी बाई डी एक्स को आपने ऑपरेट कराया एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसका एक सर्टेन रूल है कि डी बाई डी एक्स जो होगा, एक्स स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक सर्टेन रूल, और वो रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एक सर्टेन रूल होता है, इस ऑपरेटर का एक सर्टेन रूल है जो किसी फंक्शन के साथ अगर एसोसिएट होता है तो एक सर्टेन आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 2x। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, एक मशीन है, आप यहां पे कोई इनपुट देते हो, आप क्या देते हो? इनपुट देते हो, आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अब ऑपरेटर जैसा रहेगा, इनपुट आप कुछ भी दोगे, इनपुट आप कुछ भी देते हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे एक्स स्क्वायर देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिला? 2x मिला। 2x कब मिला? जब ऑपरेटर क्या होगा? डी बाई डी एक्स। यानी कि ऑपरेटर इज अ सर्टेन रूल, ऑपरेटर इज अ सर्टेन रूल which which gives certain output corresponding to the certain input। यानी अगर आपने कोई इनपुट दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक, अब ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर रहेगा तो कोई भी ऑपरेटर रहेगा तो रिजल्ट 2x ही देगा, नहीं। अगर ऑपरेटर आप चेंज करते जाओगे इनपुट वही रहेगा। इनपुट अगर आप एक्स स्क्वायर ही रखते जाते हो, ऑपरेटर चेंज करते जाते हो तो आपका आउटपुट भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो ये एक ऑपरेटर है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऑपरेटर में आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को रेफरेंस मान के काम करिएगा। हालांकि अभी हम इस पे आएंगे, ऑपरेटर्स पहला चैप्टर हमें ऑपरेटर से पढ़ना है। इससे पहले मैं सिलेबस लिखता है शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसलिए मैंने समझा दिया आपको कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, आप ये समझ पाए हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, या अभी ही नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम लैग होता है, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ और उसको आपको लिखने में टाइम, नोट करने में टाइम लैग होता है, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले यूनिट में हम लोग को ऑपरेटर्स ही पढ़ने हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? जैसे आप लिख लो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, एंड देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है समझेंगे। शिफ्ट करता है, नाम से ही क्या है? शिफ्ट है। कैसे होता है आप लोग इजीली डिस्कस करेंगे। एक बार और समझ लीजिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पे सिलेबस लिख रहे हैं, हम इसको पूरा टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं। हमारा अगले 1 महीने का या 1.5 महीने का जो एजेंडा होगा वो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड, जब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड देयर रिलेशनशिप्स, एंड देयर relationships, relationships।
देयर रिलेशनशिप्स, देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर साल आपको एक 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, मैं हमेशा डिफरेंशिएशन को रेफरेंस मान के ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़े हो उसके थ्रू में जो चीज़ आप नहीं पढ़े हो उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस बहुत सिंपल है। क्या कहता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंस कैलकुलस में कि अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज कर लीजिए x टू द पावर n है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है n, तो आप इसे मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो, n टाइम। अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। इसके बाद अगर आप n+1th टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन बी डिफरेंशिएटेड n टाइम्स एंड फर्दर इट विल गिव 0। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर nth डिग्री का है, अब वहाँ यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री का है तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, एंड n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दैट फंक्शन विल बी 0। ठीक है, यानी कि अगर x टू द पावर n है, ऐसे ध्यान रखिएगा, अभी बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। x टू द पावर n अगर है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या देगा आपका, एक कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको n+1th टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपको देगा 0। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर दे, ऑपरेटर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, या बैकवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस, nth फॉरवर्ड डिफरेंस इसी फंक्शन का क्या होगा, कांस्टेंट। n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस इसी फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम लोग इसे सेपरेटली करेंगे। चलिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, याद रखिएगा यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, डिफरेंस कैलकुलस है। हम लोग डिफरेंशियल और डिफरेंस इन दोनों शब्दों में अंतर को बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी नुआंसेस को। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हमारा है इंटरपोलेशन। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आपको इंटरपोलेशन का इंसाइट देता हूँ। इंटरपोलेशन भी पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रापोलेशन भी पढ़ना है। अब यहाँ पे इंटरपोलेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल y = f(x), ये एक फंक्शन है। ठीक है, y = f(x) क्या है, फंक्शन है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y = x² + 1। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे, एट x = 1, y कितना आएगा, 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं था, आप x की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, x की वैल्यू 3 भी रख सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन y की वैल्यू बाइंडिंग है। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y फिक्स है कि 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो x को बोलते हैं, इस x को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x की वैल्यू 1 क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हुआ, 2 ही आएगा, फिक्स है, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट
वेरिएबल, ठीक है। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये हम लोग काफ़ी बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लगातार डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने का नहीं था, ठीक है। इसको मैंने रिकॉल कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अप्रोच में यूनिट फर्स्ट को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैं यहां पे समझा देता हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस x को बोलते हैं, इस x को क्या बोलते हैं, आप डोमेन बोल सकते हो, ठीक है, या एंट्री बोल सकते हो। इसके बाद y क्या होता था आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या आप इसको क्या बोलते थे, रेंज बोल सकते हो, ठीक है। एक जो आपको ध्यान रखना है, ये आप पुरानी चीजें हैं, आपको पता ही है, यहां पे कोई रिकॉल नहीं करना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि x को डोमेन के अलावा आर्ग्यूमेंट बोलेंगे हम लोग, यहां पे क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स आर्ग्यूमेंट। और एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स एट, मान लेते हैं x की, यहां पे y वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, ठीक है। अब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने ले ली x नॉट, अब यहां पे ये x वेरिएबल नहीं रह गया, x वेरिएबल है लेकिन x नॉट क्या है, वेरिएबल नहीं है, x नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, y कितना आएगा, f ऑफ x नॉट, ठीक है। एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, y इज इक्वल टू कितना आएगा, f ऑफ x नॉट। तो हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे y इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना पड़ेगा, आप ये पूरा लिखोगे तब ये क्लियर होगा कि एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, y इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। तो इसी सब स्क्रिप्ट नोटेशन को, इसी को हम लोग क्या दिखाते हैं, y इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x नॉट है, ठीक है, तो हम लोग इसे दिखाएंगे, लिखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में y नॉट, क्या लिखेंगे, y नॉट। इसे क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट नोटेशन, सब स्क्रिप्ट नोटेशन, ठीक है। बेसिक सी बातें बता रहा हूं, ये कोई नई बात है या कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेसिक बातें क्लियर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू x1 हो जाता, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, x इज इक्वल टू x1 अगर हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, y1, और ये कितना होगा, f ऑफ x1, ठीक है। यानी y नॉट का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x नॉट, y1 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x1, y2 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x2, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरपोलेशन की बात कर रहे थे हम लोग। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जैसे सपोज कर लीजिए आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ये रहा x और ये रहा y x, ठीक है। सपोज कर लीजिए x की वैल्यू x नॉट है, ऐसे नहीं समझाता हूँ आपको, सपोज कर लीजिए x की वैल्यू 2 है, 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है, 2.4 एंड 2.5, ठीक है। y की वैल्यू सर्टेन वैल्यू है, कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ a b c d e एंड f, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन का नेचर नहीं दे रखा रहेगा कि ये, जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में क्या देखा कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पे फंक्शन नहीं दे रखा है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 पे a b c d e f समथिंग दे रखा होगा, ठीक है। और ये x की वैल्यू किसके किसके बीच में जा रही है, आप देखो तो 2 से लेकर 2.5 के बीच में, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 2 से लेकर 2.5 के बीच में, ठीक है। अब
अगर आपसे उसने पूछा फाइंड y की वैल्यू आप फाइंड करिए, फाइंड fx एट x इज इक्वल टू 2.35, सपोज कर लीजिए इसमें पूछा, ठीक है। तो 2.35 2 और 2.5 के बीच में है या फिर इसके बाद, इसके बीच में है। तो अगर x की वैल्यू 2.35 पे पूछा जाएगा तो इसे बोलेंगे इंटरपोलेशन। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर यही आपसे पूछता एट x इज इक्वल टू 2.6, तो ये 2 और 2.5 के बीच में या 2.5 के बाद में है या इसके पहले है या इसके बाद में है, तो आप देख रहे हो 2.5 के ये बाद में, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। समझ में आई बात? इंटरपोलेशन का मतलब ये हो गया कि इन बिटवीन, और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये हो गया कि आउटसाइड। अब यहाँ पे एक बात और हमें क्लियर करना है, मुझे समझ लीजिएगा। यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा तो 2 के बाद 2.1 की वैल्यू है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है। fx पे a है, b है, c है, d है, e है, f है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ध्यान, 2 के बाद डायरेक्ट 2.1 आ गया, लेकिन 2 और 2.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, उनको नहीं कंसिडर किया है। 2.1 के बाद 2.2 है, 2.1 और 2.2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, उनको कंसीडर यहाँ पे नहीं किया गया। डायरेक्ट 2.1 के बाद 2.2, 2.2 के बाद 2.3, 2.3 के बाद 2.4 एंड सो ऑन 2.5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म में है? डिस्क्रीट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डिस्क्रीट फॉर्म में। अगर ये 2 से लेकर 2.5 होता तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे 2 से लेकर 2.5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है और 2.5 है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी डायरेक्ट जंप किया गया। यहाँ से लेकर 2 से लेकर 2.5 के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। 2 के बाद जंप करके 2.1, 2.1 के बाद जंप करके 2.2, फिर जंप करके 2.3, फिर जंप करके 2.4 एंड 2.5। ये क्या है? डिस्क्रीट फॉर्म। न्यूमेरिकल एनालिसिस में या फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये आपका स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस। फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में जो भी नेचर रहेगा आर्ग्यूमेंट का, वो कैसा रहेगा? डिस्क्रीट रहेगा, ना कि कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो मैं क्या बात कर रहा था? इंटरपोलेशन की। तो हम लोगों ने ये समझा, एक शॉर्ट व्यू लिया हमने कि इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो भी हमने समझा। y इज इक्वल टू एफ एक्स में x क्या कहा जाएगा? आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। आर्ग्यूमेंट में के बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में जो आर्ग्यूमेंट का नेचर होगा वो कैसा होगा? वो डिस्क्रीट होगा, ना कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या है? अगर इन बिटवीन वैल्यू निकालनी होगी। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होगा? अगर हमें आउटसाइड वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे आपका नहीं, थोड़ा सॉरी, इसके बाद आपको पढ़ना होगा न्यूटन ग्रेगरीज। न्यूटन, ये दो अलग अलग मैथमेटिशियन का नाम है, न्यूटन हाइफन ग्रेगरीज। न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले। इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले, सॉरी। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले। और फिर हमें पढ़ना होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है।
न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आप लोग डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर, एक दिन की क्लास में खत्म हो जाता है। हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी पढ़ना होता है, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूनिट सेकंड का पार्ट रहेगा। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी आसान है और इससे 10-15 आई थिंक 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, या मोर देन 20 मार्क्स। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, और उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन में ही हमें एक्स्ट्रापोलेशन भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें ये पढ़ना है कि न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है। इंटरपोलेशन फार्मूले में फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इरेज करते हैं। हमने क्या देखा आज? अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ये मत समझिएगा कि सिलेबस हमने पूरा नोट कर लिया, लेकिन हमने ये देखा कि हमें, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ फिर से, फिर आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, क्योंकि सिलेबस मैं कल कंप्लीट कराऊंगा, लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें इनसाइड भी लेकर चलना है, हमें सिर्फ सिलेबस तो नोट करना नहीं है। अगर सिलेबस ही नोट करना होता तो हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके भी नोट कर सकते थे। ठीक है, तो हमने आज ये देखा कि बीएससी में 4 पेपर हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, MGKVP यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए फोकस्ड ये वीडियो बनाया गया। इसके अलावा कोई भी और विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं। जैसे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, चाहे वो हो सकता है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, या फिर कहीं किसी तैयारी भी कर रहा हो, या कहीं भी कर रहा हो, जहाँ पे भी जिस भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस सिलेबस में होगा, उन सभी को ये वीडियो और इसके बाद की सारी वीडियोज़ आने वाली काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि, लेकिन मैं बात किस पे करूँगा, MGKVP को सेंटर में रख के करूँगा। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि 4 पेपर हम लोगों को पढ़ना होता है। पहला पेपर रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फिर फोर्थ आपका ऑप्शनल है जिसमें आप लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़ सकते हो, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस भी पढ़ सकते हो। हम लोग किसको कवर करेंगे? हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। ठीक है, समय रहा तो हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री को भी कवर करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में के सिलेबस को हम लोगों ने देखा, 4 यूनिट है, 1 यूनिट का सिलेबस हम लोगों ने लिख रखा है। ऑपरेटर क्या होता है हम लोगों ने ये समझा। ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने ये समझा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, डोमेन को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर का क्या मतलब होता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस को कैसे लिंक करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिएगा। वैसे ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं रही होगी जो आपको समझ में नहीं आई हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, और कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप इससे संबंधित चीज़ों को पूछ सकते हैं। कल हम लोग इस सिलेबस को ख़त्म करते हुए अपने पहले चैप्टर शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इन सब के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।